नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। आपको पता है कि संडे के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं बेस्ट करंट अफेयर्स की संडे स्पेशल की सीरीज, जिसमें हम एक सप्ताह के करंट अफेयर को सिर्फ 20 मिनट में पूरा करते हैं। और इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई 2020 तक के बेस्ट करंट अफेयर। अगर आप पेपर देने जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं, तो आप मेरे मंथली करंट अफेयर की सीरीज और वीकली करंट अफेयर की सीरीज देखना मत भूलिएगा। मैं बहुत सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करता हूं। डेली करंट अफेयर सिर्फ 10 मिनट में पूरा करता हूं, वीकली करंट अफेयर सिर्फ 20 मिनट में देता हूं, और मंथली करंट अफेयर 15 दिन के करंट अफेयर को सिर्फ 30 मिनट में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो जितना आपके पास समय हो उस हिसाब से आप अपने समय को यूटिलाइज करिए। चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स MRI 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत को तीसरा स्थान मिला है। शीर्ष दो देशों के बाद पहले नंबर पर चाइना और फिर USA रहा है। तीसरे नंबर पर भारत देश आया है। पिछले साल हमारी चौथी रैंकिंग थी, इस साल हम तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। 4 प्रमुख क्षेत्रों में यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है। आप चारों क्षेत्रों को सामने देख सकते हैं। साथ में तीसरी रैंक भारत देश की देख सकते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2020 में। अगला प्रश्न देखिए, पोबा वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है। तो ये धेमाजी जिले आसाम में स्थित है। आपको पता है कि यह महत्वपूर्ण क्यों है या यह हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों आया है। 1924 में लगभग 10,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में यह पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, जी हां, अभी तक यह पोबा फॉरेस्ट रिजर्व था और अब यह सेंचुरी इट मीन्स वन्यजीव अभयारण्य में असम सरकार के द्वारा परिवर्तित कर दिया है। इसीलिए यह चर्चा में आया है और इसीलिए प्रश्न आने की संभावना बन जाती है। असम की राजधानी है दिसपुर और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। आप देख सकते हैं पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इन धेमाजी टू बी अपग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कौन सा भाई, देभांग पटकई अति महत्वपूर्ण है। देहांग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत देश का यह सबसे लेटेस्ट इट मीन्स 105वें नंबर का नेशनल पार्क बन गया है, देहांग पटकई नेशनल पार्क। आप इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी देख सकते हैं। जो सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क होते हैं अधिकतर वहां से प्रश्न आने की संभावना बन जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारत देश का सबसे लेटेस्ट का नेशनल पार्क है 105वें नंबर का देहांग पटकई नेशनल पार्क, जो आपकी स्क्रीन के सामने है। अगला प्रश्न देखिए, 34वां ला लीगा चैंपियनशिप 2019-20 का ताज किसने अपने नाम कर लिया है। तो स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, बहुत पेशेवर, रियल मैड्रिड। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 2-1 से हराकर जीत लिया है इस साल का ला लीगा क्या भाई चैंपियनशिप। इसके पहले उन्होंने 2017 में भी यह पुरस्कार जीता था। आप देख सकते हैं उनकी टीम कितनी खुश है इस 34वें ला लीगा के टाइटल को पाकर, रियल मैड्रिड क्लब। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे धनी महिला। एक प्रश्न तो पहली लाइन से ही बन जाता है कि भारत की सबसे धनी महिला कौन है, तो वह है रोशनी नडार मल्होत्रा। किस कंपनी की नई नई अध्यक्ष बन गई हैं, तो HCL टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष बनी है भारत देश की सबसे धनी महिला रोशनी नडार मल्होत्रा। आपको पता है HCL का जो मुख्यालय है वो नोएडा में है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बहुत प्रतिष्ठित IT कंपनी है। इनके जो पिता थे शिव नडार, इन्होंने ही अपनी जो क्या है भाई अध्यक्ष की गद्दी है वो अपनी बच्ची की तरफ आगे बढ़ा दी है। शिव नडार अभी भी चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर के पदनाम के साथ HCL टेक के MD के रूप में कार्य करते रहेंगे और अपनी बच्ची को क्या करते रहेंगे भाई, सलाह देते रहेंगे ताकि वो HCL को और आगे तक ले जाएं। रोशनी नडार के बारे में आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं और आप यहाँ पर उनकी फोटो भी देख सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं उनके पिता महोदय जो अब धीरे धीरे अपना सब कार्यकाल अपनी बच्ची की तरफ आगे बढ़ाते जा रहे हैं स्टेप डाउन्स के साथ में। यहीं पर मैं आपको एक और भारत देश के प्रसिद्ध उद्यमी घराने से एक क्वेश्चन और रखता हूं। बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो राहुल बजाज ने 31 जुलाई 2020 से अपने पद से हटने का फैसला किया है। इसलिए वर्तमान उपाध्यक्ष संजीव बजाज अब होंगे नए बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष। यहां पर भी पिता ने अपने पुत्र के लिए गद्दी क्या कर दी है, छोड़ दी है। यह इट मीन्स राहुल बजाज जो इनके पिता हैं यह अब गैर कार्यकारी गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करते रहेंगे और शिव नडार की तरह ही अपने बच्चे को सलाह देते रहेंगे। बजाज फिंसर्स की स्थापना 2007 में हुई थी। पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय पड़ता है। नए अध्यक्ष संजीव बजाज के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2008 से CEO के पद पर यहाँ पर क्या है भाई,
कार्य कर रहे हैं। आप यहाँ पर पिता पुत्र की जोड़ी को भी सामने देख सकते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के क्या हुआ था भाई, सलाहकार समिति बनी थी और इस सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया था कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमुख उदय कोटक महोदय को। यहीं पर मैं आपके बताना चाहूंगा CII 2020 और 21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया था उदय कोटक को और इसके उपाध्यक्ष बने थे संजीव बजाज। इसीलिए यह प्रश्न आने की संभावना ज्यादा बन जाती है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री तो भूलिएगा मत, HCL, बजाज फिनसर्व और CII तीनों क्वेश्चन मैंने यहां से आपको रटा दिए हैं। अगला प्रश्न देखिए, हंगरी के मोगोरोड हंगेरिया में फॉर्मूला 1 हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीत ली है? तो हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत ली है। इस साल की तीसरी रेस थी 2020 के सेशन की, लुइस हैमिल्टन ने। अति महत्वपूर्ण ड्राइवर है, आपको पता है पहले भी ये कई सारे रेसेस जीत चुके हैं। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, मुद्रा है हंगेरियन फॉरेंट और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हाल फिलहाल में जोनास एडर। आप देख सकते हैं लुइस हैमिल्टन को मर्सिडीज के लोगों के साथ में जो उनकी हैट में बना हुआ है। आपको याद होगा ये भी मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में बताया था कि रेड बुल रिंग में हुई इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीत ली है? यह इस साल की दूसरी रेस थी, इसे भी जीता था लुइस हैमिल्टन ने। मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ब्रिटेन देश के रेसर हैं। भूलिएगा मत, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, तो मर्सिडीज की चलाते हैं। और किस देश के नागरिक हैं, तो ब्रिटेन के यह नागरिक है। अति महत्वपूर्ण है यह। आप यहां पर देख सकते हैं जो पोल पोजीशन जिन्होंने प्राप्त करी थी, इसे भी आप सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर CS शेषाद्री का निधन हो गया है। वे किस लिए क्या थे? विख्यात थे। तो स्वतंत्र भारत के यह सबसे विख्यात भारतीय गणितज्ञों में से एक थे CS शेषाद्री महोदय और इन्होंने ही चेन्नई गणित संस्थान की क्या की थी भाई? स्थापना की थी। इसके संस्थापक थे और निदेशक एमिरेट्स के रूप में भी इन्होंने बहुत कार्य किया है। मैथ्स के बच्चे जानते होंगे एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में आता है शेषाद्री कांस्टेंट। इन्हीं शेषाद्री महोदय के नाम पर यह शेषाद्री कांस्टेंट यहाँ पर सामने रखा जाता है। बीजीय ज्यामिति जिसे एल्जेब्रिक ज्योमेट्री कहा जाता है, इनका योगदान इसी विषय पे सबसे ज्यादा रहा है और इसीलिए 2009 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। आप देख सकते हैं रामानुजन की जो क्या है भाई आगे चलने वाली पीढ़ी, उनका नेतृत्व करते हुए थे शेषाद्री महोदय। भारत का गणित के क्षेत्र में नाम रोशन करने का प्रयास। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो चेलमस्फोर्ड क्लब न्यू दिल्ली में किया गया है। भारत के सबसे पहले सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन। आपको पता है भारत देश चाह रहा है कि टोटल जितनी गाड़ियां हैं सबकी सब क्या हो भाई? बैटरी चालित हो। इट मींस इलेक्ट्रिफिकेशन से चले, इलेक्ट्रिक से चलें, चाहे वो AC हो या DC हो। इसीलिए भारत सरकार अब जब बल्क में बड़ी मात्रा में जब गाड़ियां इलेक्ट्रिक चार्ज से चलेंगी तो बैटरी को चार्ज भी करना होगा, इसीलिए चार्जिंग के लिए चार्जिंग स्टेशंस भी बनाने होंगे। ऐसा ही पहला स्टेशन नई दिल्ली के चेलमस्फोर्ड क्लब में शुरू हुआ है। धीरे धीरे भारत देश के लगभग हर कोने में स्टार्ट होगा, बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स बनेंगे। इसीलिए आपसे यह पहला चार्जिंग का जो क्या है भाई पॉइंट है वो आपसे पूछा जा सकता है। केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आप देख सकते हैं जैसे पेट्रोल भरा जाता है वैसे चार्जिंग यहाँ पर होने वाली चार्जिंग स्टेशन में। यहीं से याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की सुविधा कहां पर शुरू की गई थी? तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शुरू की गई थी पहली संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग। आपको याद होगा जो टोल टैक्स में गाड़ियां रोकी जाती हैं या टोल टैक्स में गाड़ियां हटाने के लिए, मतलब रोकना ना पड़े, इसके लिए फास्टैग का उपयोग स्टार्ट किया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में। तो यहीं पर अब इसी का फास्टैग का उपयोग करते हुए बिना किसी के संपर्क से, ताकि कोविड-19 भी ना हो और एयरपोर्ट पर कार पार्किंग हो जाए, ऐसा प्रयास किया गया है। पहला GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जिसकी फोटो आप सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जोरम मेगा फूड पार्क कहां पर स्थित है? तो बहुत इजी है, जोरम मेगा फूड पार्क स्थित है मिजोरम में। इसमें इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जोरम। तो जोरम मेगा फूड पार्क है मिजोरम में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पंजाब से आती हैं हरसिमरत सिंह कौर बादल, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं P जोरामथांगा और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। आप देख सकते हैं जोराम मेगा फूड पार्क को, साथ में आप इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। 3000 मीट्रिक टन की यहाँ पर कैपेसिटी है। अच्छी बात यह है कि 1000 मीट्रिक टन यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज की भी क्षमता सरकार के द्वारा रखी गई है। मिजोरम की जो भौगोलिक स्थिति है आप इसे सामने देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह पर लिखी किताब सूरज कदे मरदा नहीं
किसके द्वारा लिखी गई है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं बलदेव सिंह सदाकर्णम, इन्हीं के द्वारा लिखी गई। शहीद उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि पर औपचारिक रूप से लॉन्च की जाने वाली है यह सूरज कदे मर्दा नहीं। आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी आपको, और इसमें सबसे बड़ा योगदान था जनरल डायर का, जिसने फायरिंग करने का आदेश दिया था उन निहत्थे लोगों को जो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घिरे हुए थे। और इसी जनरल डायर की हत्या उधम सिंह के द्वारा 1940 में लंदन में कर दी गई थी, और इन्हीं को 31 जुलाई 1940 को, आप यहाँ देख सकते हैं 31 जुलाई 1940 को फांसी पर लटका दिया गया था। इसीलिए 80वीं उनकी पुण्यतिथि पर 31 जुलाई 2020 को यह सूरज गदे मर्दा नहीं बुक लॉन्च की जा रही है सदाकर्णम महोदय के द्वारा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको याद होगा एक और उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, द एंड गेम, किसके द्वारा लिखा गया? तो एस हुसैन जैदी, आपको पता है क्रिमिनल राइटर हैं, आपराधिक लेखक, बहुत सारी अवार्ड विनिंग बुक्स लिख चुके हैं, जैसे ब्लैक फ्राइडे, माफिया, क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू दुबई, बाइकुला टू बैंकॉक, बहुत सारी ऐसी क्रिमिनल चीजों को बहुत विस्तार से समझाते हैं ये। इन्हीं की एक किताब है द एंड गेम, तो पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न देखिए, द तंगम्स किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू ने की थी। आपको पता है तंगम्स एक लैंग्वेज है जो अरुणाचल प्रदेश में एक विलुप्त होती हुई प्रजाति के द्वारा बोली जाती है। सिर्फ 250 लोग रह गए इसे बोलने वाले, इसीलिए इस बुक को लिखना पड़ा ताकि ऐसी भाषाएं लुप्त ना हो जाएं और अपना जो क्या है जीवन को बनाए रखे और भारत देश की विविधता को बनाए रखे। अरुणाचल प्रदेश के मैप को आप सामने देख सकते हैं। आपको याद होगा स्टीफन किंग के द्वारा इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक लाई गई थी। आपको स्टीफन किंग पता है समकालीन विश्व के बहुत जाने माने राइटर हैं। इनकी बुक्स पर बहुत सारी मूवीज भी लिखी गई हैं, जैसे कि उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है एक आउटसाइडर, इसी की एक अगली कड़ी के रूप में इफ इट ब्लीड्स जो इन्होंने अब पुस्तक लिखी है यह भी मानी जा रही है। बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, बहुत जाने माने शख्सियत है स्टीफन किंग। अगला प्रश्न देखिए, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो रस्किन बॉन्ड ने ये अपने जब वो सिर्फ 16 साल के थे उसी समय पर उन्होंने पूरी की पूरी अपनी यादें समेट कर इस बुक में लिखी है सॉन्ग ऑफ इंडिया में। यहीं पर उनका जिक्र किया गया। रस्किन बॉन्ड महोदय जानी मानी शख्सियत हैं। अगला प्रश्न देखिए, पुरुषों के T20 विश्व कप को कोविड-19 के कारण कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो अब T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 में, आईसीसी के द्वारा किया जाता है। आपको पता है इसी साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने थे, लेकिन 2 साल के लिए अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ भारत में जो वनडे का वर्ल्ड कप होने वाला है ओडीआई वाला, उसे भी कुछ महीने के लिए, मतलब मार्च में होना था 2023 में और अब अक्टूबर नवंबर 2023 में से आयोजित किया जाएगा। आईसीसी के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं T20 की ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में जो आयोजित किया जाना था, जो अब 2 साल के बाद मिलने वाली है। यहीं से मैं आपको याद कराना चाहूंगा, एशियन क्रिकेट क्लब ने कोविड-19 के मद्देनजर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को भी स्थगित कर दिया था, 1 साल के लिए एक्सटेंड किया था। 2020 में होने वाला यह एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट अब 2021 में आयोजित किया जाएगा और मेजबानी पाकिस्तान के पास थी, लेकिन उससे लेकर अब श्रीलंका को दे दी गई है। तो 2021 की मेजबानी मिली है किसको? श्रीलंका को, और 2022 की मेजबानी पाकिस्तान को दे दी गई है। तो भूलिएगा मत, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। एशिया कप पोस्टपोन्ड, भारत ही इसका डिफेंडिंग चैंपियन है। आईसीसी के आपको याद होगा आईसीसी के जो अध्यक्ष थे शशांक मनोहर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है 2 साल के पहले, जिनकी फोटो आप सामने देख सकते हैं। आप इनके सीईओ को देख सकते हैं, मनु साहनी को, और आप हेडक्वार्टर देख सकते हैं आईसीसी का दुबई में स्थित। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एम्पायरों के एलीट पैनल में एक भारतीय एम्पायर को शामिल किया था जिसका नाम था नितिन मेनन। सेशन 2020 और 21 के लिए प्रश्न बनना चाहिए मेरे हिसाब से। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। आगे बढ़ते हैं। कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को देश में कब से लागू किया जाएगा? तो 20 जुलाई 2020। आप देख सकते हैं, आप ऐसे याद कर लीजिए, 3-20 आपको दिख रहे हैं। 20 जुलाई 2020 से इसे भारत देश में लागू कर दिया गया है। पुराने वाले एक्ट को, 1986 वाले एक्ट को यूपीएससी, पीएससी, वनडे एग्जाम सभी में पूछा जा चुका है। तो उम्मीदें बनती हैं कि इस 2019 वाले एक्ट से भी सभी से प्रश्न बनना चाहिए। आपको पता है कि हर एक व्यक्ति उपभोग करता है और इसीलिए हर एक व्यक्ति उपभोक्ता होता है, और हर एक व्यक्ति उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, तो उसके राइट्स, उसके अधिकारों को बचाने का अधिकार, संरक्षित करने का अधिकार सरकार का बनता है। इसीलिए सरकार ने 2019 का नया एक्ट लाया है। पुराने एक्ट में बेसिक कमी क्या थी? बेसिक कमी थी ई कॉमर्स। आपको पता है जब से इंटरनेट की क्रांति आई है, आईटी रेवोल्यूशन हुआ है, तब से अधिकतर लोग ई कॉमर्स की तरफ ज्यादा बढ़े हैं, और ई कॉमर्स से कंज्यूमर को बचाने के लिए कोई ऐसा एक्ट नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था। इसीलिए इस नए एक्ट में इसका विशेष ध्यान रखा
गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री है रामविलास पासवान। एक्ट की नई नई विशेषताएं आप सामने देख सकते हैं, साथ में इसके बारे में डिटेल में आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेरे हिसाब से इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रट लीजिए, लिख लीजिए, जो करना है कर लीजिए। इसका कंपैरिजन यूपीएससी में भी आ सकता है। 1986 का ओल्ड वाला एक्ट और 2019 का नए वाले एक्ट का कंपैरिजन बन सकता है, जो आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत में पीले रंग की प्रजाति का कछुआ कहां पर देखा गया है? तो उड़ीसा के बालासोर तट पर देखा गया है। यहाँ के किसान थे वासुदेव महापात्र, उनके द्वारा देखा गया है। एल्बिनिज्म होने का अनुमान लगाया जा रहा है, इसीलिए इतना सुंदर पीले कलर का कचरा आपको देखने को मिला है। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र रूप से अपने पहले मंगल मिशन टाइनविन 1 का सफल लॉन्च किस देश के द्वारा किया गया है? तो चीन ने किया है इस टाइनविन 1 का मंगल ग्रह का सफल परीक्षण। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सबसे हैवी जो इनके पास लॉन्चिंग व्हीकल है मार्क 5 रॉकेट, इसके द्वारा इसने 5 टन वज्री अंतरिक्ष यान का यहाँ पर क्या किया, संचालन किया है। आपको याद होगा 2011 में भी चीन ने प्रयास किया था रूस की सहायता से, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया था। लेकिन भारत देश ने अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया था। तियानवेन वन का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है क्वेश्चंस टू हेवन, अर्थात स्वर्ग से सवाल करना। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि एक साथ यहाँ पर ऑर्बिटर लैंडर रोवर भेजा जा रहा है। बेसिकली होता क्या है, या तो लैंडर ही भेजा जाता है और या तो ऑर्बिटर ही भेजा जाता है। मतलब एक ही साथ अलग अलग चीजें जाती हैं। कभी एक साथ किसी देश ने ऐसा प्रयास नहीं किया कि ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर तीनों को एक साथ में भेज दिया। अगर ऐसा होता है तो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा देगा चीन। अब देखते हैं कि यह क्या होता है। तियानवेन 1 सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा पर पहुंच पाता है और मंगल की सतह पर उतर पाता है कि नहीं। कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा अरब जगत का पहला या किसी मुस्लिम बहुल देश का पहला अंतरिक्ष यान मंगल मिशन होप नाम का, जिसे अरेबिक में अल अमाल कहा गया था, यह लॉन्च किया गया था संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जापान के रॉकेट HIIA के द्वारा। अब देखते हैं पहुंचता कौन है। 5वें नंबर की पोजीशन के लिए सब जंग की जा रही है। भाई सबसे पहले पहुंचा है मंगल पर नासा, दूसरे नंबर पर यूरोपियन की जो रशियन स्पेस एजेंसी है, तीसरे नंबर पर हमारी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चौथे नंबर पर भारत देश। 5वें नंबर के लिए जंग है। देखते हैं अरब जीतता है कि कौन जीतता है? चाइना जीतता है। आप स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं होप नाम के मिशन की। आप देख सकते हैं होप नामक जो हमारा मतलब अरब जगत का जो पहला मंगल मिशन था वो कितनी खूबसूरती के साथ में यहाँ पर लॉन्च, बहुत अच्छे से इन्होंने एडवर्टीजमेंट भी किया था कि हम एक नया कदम रख रहे हैं, मुस्लिम देश नया कदम रख रहे हैं अंतरिक्ष की तरफ। आप देख सकते हैं, इसका लोगो भी देख सकते हैं। साथ में आप अरब का क्या कर सकते हैं, UAE का आप लोगो देख सकते हैं, झंडा देख सकते हैं, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख सकते हैं। साथ में देख सकते हैं भारत देश का MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल यान सिर्फ 400 करोड़ में हमने प्रक्षेपित कर दिया था। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि किस नोट में मंगलयान की फोटो है, तो आप देख सकते हैं 2000 के नोट में मंगलयान की फोटो रखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, यहीं से ये भी स्पेस से ही है। दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह NSS-2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो यूएसए की एक प्राइवेट कंपनी SpaceX, उन्होंने फॉल्कन 9 रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया था। सैन्य संचार उपग्रह रखने वाला दक्षिण कोरिया 10वां देश बन जाएगा। अति महत्वपूर्ण हो जाता है ये NSS-2। साउथ कोरिया और SpaceX के बारे में आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन किसके द्वारा दिया गया? तो DRDO के द्वारा दिया गया है। यह अब तक का सबसे हल्का और सबसे तेज ड्रोन निगरानी करने वाला क्या है? ड्रोन बनाया गया। भारत देश अपने आप में जो गलवान वैली है वहीं पर सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, पासेक्स एक्सरसाइज अति महत्वपूर्ण है। यह एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसेना अभ्यास था, किन के बीच किया गया? तो भारतीय नौसेना साथ में अमेरिकी नौसेना के द्वारा यह किया गया, हिंद महासागर में किया गया था। चीन को टक्कर देने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में यह प्रयास किया गया। 3 मेगावाट का भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया गया। तो भूलिएगा मत। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एशिया के सबसे बड़े अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन रीवा में किया गया था 750 मेगावाट का। तो यह प्रश्न भी बन सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और यहीं के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया था, जिनका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को। अगला प्रश्न देखिए, भारत देश या विश्व के पहले मानवता के लिए गुल्बेनकाइन प्राइज किसे दिया गया है? तो ग्रेटा थनबर्ग 17 वर्षीय कार्यकर्ता हैं, जलवायु कार्यकर्ता स्वीडन की, इन्हें दिया गया है पहले गुल्बेनकाइनबर्ग मानवता का पुरस्कार। 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार मोरिसाना कॉयट और मारियाना वर्दिनॉयसिस को दिया गया था, जिनकी फोटो आप सामने देख सकते हैं। नेल्सन मंडेला दिवस हम मनाते हैं
18 जुलाई को अति महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न बनता है। और आपको पता होगा अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 87वां सदस्य हुआ था, शामिल हो रहे हैं निकारागुआ गणराज्य। अति महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।